हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि कि आज मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चंस लिखवाए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एनालिसिस के, फार्मास्यूटिक्स के और आपके एचएपी के, तो उन क्वेश्चंस में से जो आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे, जहां से आपको फाइनल एग्जाम में कम से कम आपका 40+ मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, उन सब चीजों को आज हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। अब देखिएगा कि बिल्कुल रॉकेट के स्पीड में हमारा ये सेशन चलेगा, तो आप लोग बस अपनी क्या बोलते हैं उसको, कमर की पेटी को टाइट करके रखिएगा, है ना। जो आपकी सीट बेल्ट है उसको टाइट करके बैठ जाइएगा बस अब, क्योंकि कि अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम में 50 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। अगर जो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो जब हमने कल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीजें बताई थी, तो वहां पर हमारा सबसे पहला टॉपिक हमने आपको बताया था इम्प्योरिटीज। ठीक है जी। फिर हमने आप लोगों को बताया था क्या बेटा जी, हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। और हमने फिर आप लोगों को बताया था फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस और एंटा एसिड। हम लोग इस स्लाइड पर वापस से आएंगे, बट अभी सबसे पहले हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को वन शॉट में आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। आप लोग जब तक हर्ट वाला इमोजी भेज करके चीजों का कंफर्मेशन चैट सेशन में दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा जी, तो हम लोगों को सबसे पहले बेसिकली पढ़ना है हमारा इम्प्योरिटीज के बारे में कि इम्प्योरिटीज आखिर होता क्या है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों को, जो इम्प्योरिटीज के बारे में बात की जाए तो इम्प्योरिटीज क्या होता है, हमारे एक अनवांटेड केमिकल होते हैं जो कि हमारे क्या एपीआई, फॉर्मुलेटेड एपीआई या फिर स्टेबिलिटी टेस्टिंग के दौरान हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में डेवलप हो जाता है। अगर जो इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो हमारी क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेफ्टी, एफिकेसी और पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकती है। अगर जो हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटीज के टाइप के बारे में, तो मेनली हमारा आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटीज के 3 टाइप होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, एक होता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और एक होता है बेटा जी हमारा रेजिडुअल सॉल्वेंट, है ना। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट। अब इन तीनों इम्प्योरिटीज का खुद का भी एक एक नाम होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इम्प्योरिटी बोलते हैं, है ना जी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को हम लोग हमारा प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटी बोलते हैं और हमारे रेजिडुअल सॉल्वेंट को हम लोग एक्सपेरिमेंटल इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा इम्प्योरिटीज के टाइप के बारे में। तो हमारे 3 टाइप की इम्प्योरिटी होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक के अंदर भी हमारे 3 चीजें आ जाती हैं, हमारा प्रोसेस रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड और हमारा क्या बेटा जी बेसिकली स्टेबिलिटी रिलेटेड, हमारे स्टेबिलिटी रिलेटेड। प्रोसेस रिलेटेड में भी हमारी 3 टर्म्स आएंगे, स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट और रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट। हमारे सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग आएगा, फिर हमारा इंटरमीडिएट आएगा, फिर बेटा जी हमारा रिएजेंट, केमिकल, कैटलिस्ट आएंगे। एपीआई रिलेटेड में हमारा क्रिस्टलाइजेशन आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा और उसके अलावा लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा। और वहीं पर ही बेटा जी हम लोग बात करें हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड में, तो सबसे पहले हमारे डिग्रेडेंट्स आएंगे, हमारे यहाँ पर एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट आएंगे और लास्ट हमारा यहाँ पर एक्सिपिएंट इंटरेक्शन आएगा। वहीं पर ही हम लोग आगे मूव करते हैं और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में देखें तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में सबसे पहले हैवी मेटल्स आ जाएंगे, हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट आ जाएंगे, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट आ जाएंगे और हमारा फिल्टर एड्स और चारकोल्स हमारे यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलेंगे। और रेजिडुअल सोलवेंट में हमारा ऑर्गेनिक सोलवेंट और इनऑर्गेनिक सोलवेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये जिस बच्चे ने इस चार्ट को फाइनल एग्जाम में, क्योंकि इम्प्योरिटी से क्वेश्चन आना ही है, जिस बच्चे ने चार्ट बना दिया, समझिएगा कि आपके नंबर अच्छे आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं बेटा जी हमारे ऑर्गेनिक यानी कि प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी के बारे में। अब इसको प्रोसेस और ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा जी हमारी ये वो इंप्योरिटी है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान
या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस यानी कि NDS के द्वारा हमारी क्या है बेटा जी डेवलप होती है। ठीक है जी। आगे बात की जाए बेटा जी तो यहाँ पर डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हो कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हमारा न्यू ड्रग सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक इंप्योरिटी की एक और खासियत है, वो क्या है प्यारे बच्चों कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी क्या होती है, आइडेंटिफाइड भी हो सकती है और अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती है। यानी कि वो ये वो इंप्योरिटी है जिसके बारे में हमें पहले से पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी, जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये वो इंप्योरिटी है जो बेसिकली क्या होता है बेटा जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप होती है। और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी की बात की जाए तो हमारी ये वो इंप्योरिटी है जो हमारी जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में। तो जो हमारे न्यू ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं उनके बेसिकली जब हम लोग कोई हमारा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर हमारे जो एक्सपेरिमेंट के दरमियान हमें पता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है, बट हमने टेस्टिंग के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला बट वो उसके साथ में इनकम्पेटेबल हो गया तो वहां पर इंप्योरिटीज डेवलप होगी। सो एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटीज को इस वजह से बोला जाता है। अगर जब लोग इंप्योरिटीज के सोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला सोर्स हमारा रहता है इंप्योरिटीज हमारी रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल होता है उसके द्वारा डेवलप हो सकती है। दूसरा हमारा रहता है कि जो हमारा मेथड या प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। तीसरा हमारा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आसपास का वातावरण कैसा है उसके द्वारा इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिफेक्ट हो उसके द्वारा इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग हर्टेज हो उसके द्वारा हमारी बेसिकली इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। और लास्ट हमारा बेटा जी रहता है यहाँ पर कि स्टोरेज कंडीशन, कि हमारी स्टोरेज कंडीशन कैसी है बेसिकली उसके द्वारा हमारी क्या है बेटा जी इंप्योरिटीज बेसिकली डेवलप हो सकती है। ये हमारे क्या थे सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज थे। अब इंप्योरिटीज के सोर्सेज के बाद में अगर जो हम लोग बात करते हैं कि इंप्योरिटीज के अफेक्ट क्या क्या होते हैं तो देखिएगा प्यारे बच्चों इंप्योरिटीज के अफेक्ट भी बहुत ही लार्ज स्केल पर होते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि इंप्योरिटीज की बस ये कर रही है वो कर रही है, कुछ ना कुछ इफेक्ट भी तो कर रही होगी तभी तो हम इंप्योरिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा जी इंप्योरिटीज हमारी क्या इफेक्ट करती है, अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में अगर जो मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म जो हमारा देखने को मिलेगा कि इंप्योरिटीज क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम्पेटेबिलिटीज कोज कर देती है। इंप्योरिटीज में ब्रिंग द इनकम्पेटेबिलिटी विद अदर सब्सटेंसेस, यानी कि जैसे ऐसे रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक मूवी थी आई थिंक सो गुंडे नाम था उस मूवी का, है ना, उसमें रणवीर सिंह था और दूसरा वो था जिनका अरे उसके साथ में यार अफेयर चल रहा था, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा, चलो ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि दो अच्छे दोस्त हैं जो बचपन से साथ में हैं, इंप्योरिटी नामक चीज उनके बीच में आ गई। अब वो दोनों दोस्त जो आपस में साथ में थे लंगोटिया यार थे, एक दूसरे के साथ में बनती थी। अब उस इंप्योरिटी की वजह से उन दोनों की एक दूसरे के साथ में बन नहीं रही है। पहले जो एक दूसरे के साथ में खाना भी खा सकते थे, कुछ भी सब कुछ कर सकते थे, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ में बैठते तक नहीं है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इंप्योरिटी की वजह से हुआ। इंप्योरिटीज क्या कर देती है, सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर देती है, यानी कि किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर जो इंप्योरिटीज आ जाए, इंप्योरिटीज आने से पहले उसकी जो सेल्फ लाइफ थी, जो उसकी एक्सपायरी डेट थी वो 2 साल की थी, बट इंप्योरिटीज आ गई अब वो शायद 6 महीने में एक्सपायर हो जाए, शायद अब 20 महीने में एक्सपायर हो जाए, यानी कि जो उसकी सेल्फ लाइफ थी 24 महीने की उससे कम टाइम में ही वो क्या है बेटा जी हमारा खत्म हो जाएगा। आगे बात की जाए इंप्योरिटीज क्या करती है, डिफिकल्टीज कोर्स कर देती है मैन्युफैक्चरिंग में भी, है ना, हमारी क्या है मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्टीज आएगी, और साथ ही साथ बात की जाए तो उस प्रोडक्ट को यूज करने में भी हमारी डिफिकल्टीज कोज होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मम्मी क्या है घर पर जब मावे की मिठाई बनाती है तो वो क्या है जो मिठाई है वो जम नहीं पाती है ना, जम नहीं पाती है तो उससे क्या होता है कि बेसिकली वो गिलगिली सी रह जाती है, तो उसको खाने में वो दांतों में चिपकती अच्छी लगती है बट वो कभी दांतों में चिपकती है ना, उसको खाने में मजा आता है बट लेकिन क्या है जो जैसे उसका यूज करना चाहिए था वैसे यूज नहीं हो पाता है ना। क्या उस हम गिली गिली मिठाई को जो मेहमान आए हैं उनके सामने रख सकते हैं क्या, नहीं। तो वो क्या क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर शायद उस प्रोसेस के दरमियान कोई इंप्योरिटी डेवलप होगी, तो ये चीजें हमारी रहती हैं। आगे बात की जाए बेटा जी तो इंप्योरिटीज क्या कर देती है, हमारी बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं को भी चेंज कर देती है। इंप्योरिटीज की बात की जाए तो इंप्योरिटीज थेरेप्यूटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है, अगर जो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगती है, और अगर जो कुछ टाइम के लिए हम लोग इंप्योरिटीज को ना देखें और वो बढ़ती जा रही है तो बेसिकली हेल्थ के लिए इंजीरियस भी हो सकती है। और इंप्योरिटीज लास्ट बात की जाए तो इंप्योरिटीज क्या करती है, कलर ऑर्डर टेस्ट को चेंज कर देती है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के, और ये हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट एंटायर इंप्योरिटी है
जो हमने आज बेसिकली आपको बताया, और यही इंप्योरिटी का टॉपिक आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% आप लोग इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इंप्योरिटीज नामक टॉपिक सभी को रिवाइज हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। अब देखिए, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक से हमारा 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 में भी आ सकता है, 7 में भी आ सकता है, तीनों जगह ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। बट क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में बात की जाए तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सरल सा टॉपिक है ना। इसको लगता टफ है बट लेकिन टफ है नहीं। सबसे पहले मैं बात करूं कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम लोग क्या है, हमारा नेजल सिलेंडर का उपयोग नहीं करते, हम लोग एक स्पेशल अपरेटस का यूज करते हैं जिसका नाम है गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस। अब ये गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस रहता क्या है, ये गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस है क्या, किसी का क्यों यूज करते हैं, नेजल सिलेंडर का यहाँ पर क्यों यूज नहीं करते। देखिएगा, जब हम लोग आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारी एक गैस बनती है जिसका नाम है आर्सेनिक गैस, या फिर जिसको हम आर्सिन गैस भी बोलते हैं। अब जब वो गैस क्या होती है, एक तो हार्मफुल रहती है और प्लस दूसरी चीज है कि रैपिडली फॉर्म होने वाली गैस है। अब रैपिडली फॉर्म होने वाली गैस है, डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, नेजल सिलेंडर जो कि एक ओपनली हमारा अपरेटस रहता है, उसको ना यूज करके हमारा क्या है बेटा, बेसिकली हम लोग हमारा एक स्पेशल टाइप का अपरेटस जो कि आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी देखने को मिल जाएगा, ये रहा। इस अपरेटस का हम लोग बेसिकली बेटा जी हमारा क्या है, उपयोग करते हैं ताकि कि जो हमारा प्रिपरेशन है जो हम लोग चाहते हैं एट द एंड, वो हम लोगों को मिल सके। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम लोग करते क्या है ना लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम लोग बेसिकली हमारा आर्सेनिक को लेते हैं, हमारा इस ग्लास चैम्बर के अंदर डालते हैं, हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता लग गया कि व्हाई शुड वी यूज गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, बिल्कुल। अब इस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आर्सेनिक का हमारा प्रिंसिपल। देखिएगा, आर्सेनिक के प्रिंसिपल की बात की जाए बेटा जी, तो जो आर्सेनिक का जो हमारा लिमिट टेस्ट है, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारा होता क्या है कि हमारा जो आर्सिन गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड के ऊपर शीट लगी रहती है, उसके साथ में टकराता है और येलो कलर का स्टेन बनता है। जो हमारा आर्सेनिक होता है बेटा जी, वो हमारा 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है ट्राईवैलेंट और एक होता है हमारा पेंटावैलेंट। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, जो ट्राईवैलेंट वाला है AS3 पॉजिटिव, मोस्टली ये यूज होता है। ठीक है। पेंटावैलेंट क्या है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है और पेंटावैलेंट को हम ट्राईवैलेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, पेंटावैलेंट को हम लोग ट्राईवैलेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब होती कैसे कैसे क्या है रिएक्शन हमारी, स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारा ट्राईवैलेंट आर्सेनिक है इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में रखते हैं, जहां से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, आर्सेनियस एसिड, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बेटा जी, आर्सेनियस एसिड है। ठीक है। वहीं पर ही जब हमारा पेंटावैलेंट, इफ एनी केस हमारे पास में कभी क्या है पेंटावैलेंट रहा, इसको भी हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं, है ना, एसिडिक मीडियम में हम इसको रखते हैं। यहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, आर्सेनिक बनता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ट्राईवैलेंट था तो 3 बॉन्ड बने, पेंटावैलेंट है तो 5 बॉन्ड बने। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला है कि जो हमारा 5 मेंबर, अगर जो 5 पेंटावैलेंट जो हमारा आर्सेनिक रहेगा उसे हम ट्राईवैलेंट में कन्वर्ट कर दें। तो हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा जी, इफ ये वाली कंडीशन हमारे पास में है तो स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या होगा, जो हमारा ये क्या है, ये बना है ना, H3ASO4, हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, H3ASO3 बनेगा और H2O अपना यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा।
अब आप लोग अगर जो यहाँ पर देखोगे तो ये भी आर्सेनियस एसिड, ये भी आर्सेनियस एसिड, दोनों सेम हो गए प्रोडक्ट। ट्राइवेलेंट में हमने बात पूछा दी। अब जो ये आर्सेनियस एसिड हमारा बना है ना, इस एसिड को हम लोग दोबारा से उठाएंगे, H3ASO3 को, इसका दोबारा से रिडक्शन होगा और यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारी आर्सेनिक गैस बनेगी और साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाए। ठीक है जी, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट हो गए, आर्सेनिक गैस हमें यहाँ से मिल गई है। अब जो हमारी ये आर्सेनिक गैस है ये किसके पास में जाएगी बेटा जी, हमारा ऊपर जो येलो कलर का, सॉरी जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है उसके पास जाएगी। कौन, हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ से हमारा क्या होगा बेटा जी, बेसिकली ये और ये आपस में मिलकर के क्या है, और यहाँ से हमारा क्या है 2HCl बाहर रिमूव आउट हो जाए। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, येलो कलर का स्टेन है, येलो स्टेन है, और इसी को हम लोग चेक करते हैं, इसी की इंटेंसिटी को हम लोग चेक करते हैं द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है जी, प्रिंसिपल रिएक्शन हो गई। बात कर लेते हैं हमारे अपरेटस के बारे में कि अपरेटस हमारा क्या बोलता है। तो अपरेटस के बारे में बात की जाए तो हमारे पास में क्या है कि ग्लास की बोतल रहती है जिसके अंदर हमारी एक कैपिलरी लाइक छोटी सी ट्यूब ड्रॉप रहती है बेटा जी, है ना, एक छोटी सी ट्यूब कैपिलरी लाइक एक छोटी सी ट्यूब हमारी जिसके अंदर क्या है बेटा जी, ड्रॉप रहती है ना, ये ड्रॉप रहेगी। ठीक है, अब जो ये कैपिलरी लाइक ट्यूब है इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, 6.5 मिलीमीटर का रहेगा। और यहाँ पर आपको इसके नीचे ही जस्ट एक छोटा सा आपको होल भी दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा सा होल क्या है, 2 मिलीमीटर डायमीटर वाला ये छोटा सा होल है हमारा, जिसके थ्रू हमारी जो यहाँ पर आर्सेनिक गैस जो हमारी बनेगी इस बोतल के अंदर, वो इस छोटे से होल के थ्रू इस कैपिलरी के अंदर से होती होती क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है जी, आगे बात की जाए जो हमारी ये जो बोतल है ग्लास की, हमारे क्या बेटा जी 120 ml की कैपेसिटी वाली बोतल रहती है। ऊपर की तरफ अगर जो हम लोग बात करें, यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है, क्लोराइड पेपर यहाँ पर है, ये हमारा क्लिप है जिसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। एक यहाँ पर कॉटन प्लग हमारा बीच में लगा रहता है। तो ये पूरा का पूरा एंटायर क्या बेटा जी हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है किसका, गुडजार्स आर्सेनिक अपरेटस का, जो कि बिल्कुल सिंपल यहाँ पर आप लोगों के सामने बना हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो हमारा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। टेस्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग गुडजार्स आर्सेनिक अपरेटस में कैसे क्या करेंगे, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा 2.5 ग्राम जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है उसको हम लोग लेंगे और उसको हम लोग 50 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्या है बोतल है उसको हमारे बेसिकली उसके अंदर पोर कर देंगे, जो हमारा आर्सेनिक अपरेटस बोतल है हमारी। ठीक है जी, उसके बाद में उस बोतल पर हम लोग क्या लेबल लगाएंगे, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का। अब उसके बाद में 5 ml हमारा हम लोग ऐड करेंगे किसके बेटा जी, हमारा अबाउ सॉल्यूशन जो हमारा है उसका 5 ml उस बोतल के अंदर लिया। 1 ml उसके अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड को डाला, 10 ml हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला और 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक को उसके अंदर एड ऑन किया। उसके बाद में इमीडिएटली क्या करेंगे, उस बोतल को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में जो हमारी वो बोतल है उसको वाटर बाथ के ऊपर 40 मिनट तक के लिए हीट करेंगे, वो भी सेम टेम्परेचर पर। और वहां से क्या होगा, जो हमारी गैस है जो वो कैपिलरी थी हमारी 6.5 मिलीमीटर वाली जिसके अंदर 2 मिलीमीटर का हमारा होल हुआ था, उसके थ्रू हमारी क्या है जो गैस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ऊपर हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है, आर्सेनिक गैस मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट के साथ में टकराएगी, जहां से हमारा क्या होगा, येलो कलर का स्टेन बनेगा। येलो कलर का स्टेन बन गया टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। सेम यही डिट्टो बिल्कुल, बस जहां पर सैंपल सॉल्यूशन लिया है वहां पर स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सॉल्यूशन लेंगे, बाकी सब स्टेप सेम है। हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके लिए देखिएगा, हमारा क्या 50 ml डिस्टिल वाटर लेंगे बोतल के अंदर और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट अपरेटस के अंदर डालेंगे, ऐड करेंगे 1 ml स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सॉल्यूशन उसके अंदर और मिक्स कर देंगे। उसके बाद में 5 ml 1 मोल वाले पोटेशियम आयोडाइड के लेंगे, 10 ml हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेंगे, 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक के लेंगे। इमीडिएटली असेंबल कर देंगे हमारी बोतल को और उस पर्टिकुलर बोतल को हम लोग क्या वाटर बाथ के ऊपर
कांस्टेंट टेम्परेचर पर 40 मिनट के लिए हीट करेंगे और वहां से क्या होगा, जो हमारी आर्सेनिक गैस है वही कैपिलरी के थ्रू ऊपर की तरफ जाएगी और वहां से क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा येलो कलर का स्टेन बनेगा, येलो कलर का स्टेन बनेगा। ठीक है जी। अब येलो कलर का तो स्टेन हो गया, अब हमारा दोनों जगह येलो कलर का स्टेन बन भी गया, बट अब इन दिस कंडीशन हम लोग और क्या कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन में क्या देखना रहता है, हम लोग देखते हैं बेटा जी, जो इंटेंसिटी है येलो कलर के स्टेन की, जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो येलो कलर की स्टेन की जो इंटेंसिटी है वो टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पास है। वहीं अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की जो येलो कलर की स्टेन की जो इंटेंसिटी है वो अगर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक फेल हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बेटा जी, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है और यही हमारा क्या है, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत चीजें लिखवाई हुई थी। आगे बात करते हैं और आगे की तरफ अगर जो हम लोग मूव करते हैं तो हमारा बात आएगी बेटा जी, हम हमारे किसके बारे में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा होता क्या है, और यहाँ पर बात होगी बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमारे बॉडी से रिलेवेंट चीजें यहाँ पर बात हो रही है। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तीनों ही सॉल्यूशंस के बारे में इन वन शॉट आप लोगों को बता देते हैं, आपको बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बेटा जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, एक है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक है हमारा हाइपोटोनिक। ओके, ये तीनों ही कंडीशंस हमारी है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब हमारा सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन होता है, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी, है ना। टोनिसिटी के बेसिस पर हमारा ये सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है। जहां पर हमारी तीन टर्म्स हमने बात करी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक क्या होता है, सिंपल और सरल भाषा में आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए मेरी कोई सेल है जो मैं यहाँ पर ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी क्या है बेटा जी, कोई सेल है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, ये सेल है जो मैं यहाँ पर, ये आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मान लीजिए सेल का पोर्शन है। ठीक है, जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों के दोनों क्या हो बेटा जी, सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो सेल के बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर जो 10 पार्टिकल्स जो हैं, मान लीजिए अगर जो हमारे 5 पार्टिकल जो हैं वो सेल के अंदर से बाहर मूव कर रहे हैं, तो उतने ही पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ तुरंत मूव करने लगेंगे। यानी कि पार्टिकल अगर जो 10 अंदर है तो 10 ही बाहर होंगे। अब अंदर से मान लीजिए 4 बाहर गए तो तुरंत दूसरे गेट से बाहर से 4 अंदर आ जाएंगे, यानी कि मेंटेन रहेंगी चीजें। तो ये हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। अब बात करते हैं कि एक कंडीशन हमारी ऐसी भी होती है कि जब हमारे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो है ना, और बाहर का कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग हो जाए। अब वो कैसे कैसे अलग अलग हो सकता है कि जो हमारे सेल के बाहर का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए बेटा जी, इंक्रीज हो जाए। ये वाला कंसंट्रेशन क्या हमारा इंक्रीज हो गया है। इट मीन सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बाहर से क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। देखिए, सेल का कंसंट्रेशन जो है ये याद रखिएगी वो कभी बदला ही नहीं। जो सेल का कंसंट्रेशन है वो कभी बदला ही नहीं। जो सेल के बाहर का ये कंसंट्रेशन है ये या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, और सेम ही रहता है तो आइसोटोनिक होता है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो अंदर का तो उतना ही है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिएगा कि ये है, अब यहां पर क्या है, 10/10 है चीजें, इधर 10/10 है चीजें, यानी कि दोनों जगह सेम है चीजें, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, आइसोटोनिक होगा। ठीक है,
अब दूसरे बच्चे का भी उसी क्लास में टेस्ट हुआ, उसका क्या हुआ, 10 में से आए 8 नंबर। अब देखो जो मेन कंसंट्रेशन था वो तो बेटा जी उतना ही रहा, उसमें थोड़े ना कुछ भी चेंजेस हुए हैं। अब वो जो बच्चे ने लिखा उसमें गलती हो गई, तो यानी कि क्या हुआ कि ये वाला कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली अपना आप ही कम हुआ है ना। बच्चा अगर जो सही करता तो 10 में से 10 पाता, नहीं किया तो 10 में से 8 है कि बाहर का कंसंट्रेशन अपना आप कम ज्यादा हो रहा है, अंदर का वैसा ही है 10 का 10 ही। तो यहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ये वाला कंसंट्रेशन वो बढ़ गया, जबकि बढ़ा नहीं है क्योंकि बाहर के में चेंजेस आए हैं वो। ऐसी दूसरी कंडीशन है कि हमारा क्या है, 12 आ जाए 10 में से, 2 राइटिंग के मिल गए, तो ये तो अभी भी वैसा ही है, अब बाहर का कंसंट्रेशन खुद बढ़ गया, ये कंडीशन होती है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हमारा यही चीज यहां पर हम आपको बता रहे थे, यही चीज हम यहां पर आप लोगों को बता रहे थे। अब यहां पर क्या होगा कि बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ गया और अंदर का घट गया। अब क्या है कि अंदर का कम हो गया, तो यानी कि यहां पर क्या हुआ कि अंदर अभी हमारे पास में 8 मॉलिक्यूल्स हैं और बाहर हमारे पास में कितना हो गया बेटा जी, 12 हो गए, समझिए 12 हो गए। तो इन दिस कंडीशन हमारी बॉडी क्या करती है कि हर चीज को आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करती है कि अंदर बाहर का कंसंट्रेशन समान रहे। तो यहां पर क्या होगा कि बाहर से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेंगे, राइट। बाहर से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर मूव करेंगे, ऐसा ही होगा भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा जी हाँ। तो अब जैसे ही 2 मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बेटा जी, 10 हो जाएंगे, 10। और यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बचेंगे बेटा जी, यहां पर भी 10 बचेंगे, यानी कि अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम हो गया। यानी कि अब इन दिस कंडीशन ये क्या बन गया, आइसोटोनिक बन गया। पर आइसोटोनिक बन तो गया, पर इसके लिए एक सजा चुकानी पड़ी। क्या सजा चुकानी पड़ी कि सेल की कैपेसिटी 8 ही मॉलिक्यूल को रखने की थी, पर उसको दे दिए गए अब 10 मॉलिक्यूल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की और मैं आपको बोलूं कि भैया 3 तो खानी ही पड़ेगी, तो आपका पेट सिकुड़ जाएगा या फिर फूल जाएगा, आप मुझे आंसर कीजिएगा। आपका पेट सिकुड़ेगा बेटा जी उस कंडीशन में या फूल जाएगा। ऑब्वियसली सभी का आंसर होगा कि सर पेट हमारा फूल जाएगा, क्योंकि हमने जितनी हमारी डाइट से उससे ज्यादा खा लिया है ऑब्वियसली। तो इस इन दिस कंडीशन जो हमारा क्या है बेटा जी, ये कंडीशन है, यहां पर हमारा क्या होता है, तो जो सेल है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। जो सेल है वो हमारी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। जो हमारी सेल है वो क्या हो जाती है बेटा जी, स्वेल हो जाती है। अब एक और कंडीशन यहां पर आएगी कि हमारा क्या होगा बेटा जी, जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हो तो वही 8 ही मॉलिक्यूल्स है, बट अब हमारे सेल के बाहर जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। सेल के बाहर जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। अब बॉडी तो आइसोटोनिक बनाने का प्रयास करेगी भाई दोबारा से, तो क्या होगा, अंदर से बाहर एक मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा। तो अब अंदर भी कितने हो जाएंगे बेटा जी, 7 हो जाएंगे, जब एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और बाहर भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, बराबर हो गया। यानी कि अब क्या है कि मैं बात करूं तो यहां पर क्या था बेटा जी, कंडीशन हमारी जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन था वो क्या था, इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज मतलब कि यहां पर टर्म हम बोल रहे हैं जस्ट, है ना। और बाहर का जो कंसंट्रेशन था, जो बाहर का कंसंट्रेशन था वो क्या हुआ था, डिक्रीज। अब क्या है कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स ने मूव किया और क्या बना लिया, इस कंडीशन को क्या है हमारा, सेम एज आइसोटोनिक बना लिया, क्योंकि भाई बॉडी तो इसी चीज का प्रयास करती है। पर इसके बदले में भी हमें कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ा। क्या चुकाना पड़ा, देखिएगा कि सेल के कंसंट्रेशन 8 मॉलिक्यूल रखने का था। अब वहां से क्या हुआ, जैसे एक बैग है, एक पॉलिथीन है, जिसमें क्या है बेटा जी कि बेसिकली 10 बॉल आ सकती हैं, है ना। वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैकेट पैक रहेगा। अब मैं क्या करूं, उसमें से एक बॉल को बाहर निकाल लूं, तो वो क्या होगा, पैकेट थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, होगा या नहीं होगा बेटा जी ऐसा। सेम यहां पर है कि इन दिस कंडीशन जो हमारी सेल होगी वो क्या होगी बेटा जी, सेल क्या हो जाएगी बेटा जी, हमारी श्रिंक हो जाएगी।
ये है हमारा। अब ये कंडीशन हमारी क्या होती है, इस वाली कंडीशन को जहां पर सेल श्रिंक होती है, अब ये क्या कंडीशन होता है जी बेटा जी, यहाँ पर हमारी सेल श्रिंक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी हाइपरटोनिक। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी हाइपोटोनिक। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर है प्यारे बच्चों बात? यही हमारी चीजें रहती है, यही हमारी चीजें रहती है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ओके, इसके अलावा आप लोग इसका कंप्लीट यहाँ पर डिटेल मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर है ना। चलिए, हमारा एक क्वेश्चन था फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना। फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन की कौन से आयन का कैसे फंक्शन रहता है, जैसे कैल्शियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, है ना, हमारा सल्फेट, ऐसे अलग अलग के। तो हमारे जो मेन रहते हैं उनके हम लोग क्या है, हमारा मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारा सबसे पहले आता है बेटा जी, हमारा क्या है, सोडियम। सोडियम का रोल हमारा क्या रहता है बॉडी के अंदर, बेसिकली वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम हमारा मेनली सोडियम का रहता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो एसोसिएट विद द मसल एंड नर्व्स हमारी जो भी रहेंगी, ठीक है जी। दिस प्ले एन एसेंशियल रोल, फर्दरमोर इट इज आल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन द कंट्रोल इन द फ्लूइड बैलेंस। बॉडी के अंदर जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है उसको मेनली बेसिकली मेंटेन रखने का काम कौन, क्रूशियल रोल प्ले करता है, कौन, हमारा सोडियम। बात की जाए कैल्शियम की तो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने के लिए हमारा क्या, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात की जाए बेटा जी हमारे आगे फोस्फेट की, तो हमारे क्या है, ये यहाँ पर हमारा किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी जो हमारी बॉडी के अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के तौर पर हमारा जो स्टोर रहता है, उसके लिए मेनली हमारा काम कौन करता है बेटा जी, हमारा फोस्फेट करता है। साथ ही साथ बात की जाए बेटा जी हमारे क्लोराइड के बारे में, तो क्लोराइड हमारा क्या, सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एनायन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। नॉर्मल जो एनायन रहते हैं वो अगर जो एक है तो हमारा क्लोराइड क्या है, 23 गुना ज्यादा, 23 टाइम्स टू 26 टाइम्स हमारा क्या है, ज्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, ठीक है जी। जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं मेनली हमारे क्या करते हैं, वो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसके बैरियर को बड़ी ही इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, और उसके चक्कर में हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में और आयंस रहते हैं वो इजीली सेल के अंदर मूव कर पाते हैं। तो हमारा मेनली काम क्लोराइड का हमारा ये रहता है। तो मेनली फिजियोलॉजिकल आयंस हमारे यही रहते हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। उसके अलावा अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारा क्या होता है बेटा जी, देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है, जहां पर आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बात हुई है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का हम लोग कब उपयोग करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर हमें फ्लूइड की जरूरत है ना, जैसे कि हमें लगातार वोमिटिंग हो रही है, लंबे समय से फीवर है ना, बॉडी इतने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है एंड फ्लूइड बैलेंस नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, तो हम लोग क्या, बाहर से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज की बोतल लगती है, देखा है आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या बेटा जी, वो हमारे क्या, बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल को ही तो मेंटेन करने के लिए चीजें दी जा रही है ना। वो बोलते हैं ना, तो पानी चढ़ा दे बस बात खत्म होगी, भाई वो पानी नहीं रहता है। ये आप लोगों को चीजें लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि अब आप इस प्रोफेशन के पार्ट हो चुके हो। अब हमारे यहाँ पर 3 टर्म्स आ जाती है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड के बारे में बात होती है। सोडियम क्लोराइड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला NaCl होता है और मोलिकुलर वेट हमारा 58.64 ग्राम पर मोल, यहाँ पर यूनिट भी लिख लीजिएगा बेटा जी, ग्राम पर मोल आप लोग। हमारा अगर जो हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की जाए, तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा व्हाइट कलर का अपीयरेंस वाला पाउडर हमारा रहता है, जो कि हमारा कलरलेस क्यूब फॉर्म में या फिर व्हाइट कलर में हमारा ये अवेलेबल रहता है। अगर जो मैं सोडियम क्लोराइड के यूजेस के बारे में बात करूं, तो हमारा क्या बेटा जी, इनहांस करता है हमारे क्या है, फ्लेवर को, हमारे फ्लूइड को, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। तो हमारे क्या है, ये सभी के सभी सोडियम क्लोराइड के हमारे यूजेस हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपको डीपली बताना, पूरा का पूरा आप लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, पूरा का पूरा डीपली विद देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सोडियम क्लोराइड हमारा 6 से 7 तरीके के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए हुए, प्रॉपर्टीज 5 से 6 बताई हुई है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई हुई है, ऐसे यूजेस सब कुछ बताया हुआ है। आगे बात करते हैं हमारा बेटा जी पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, यानी कि हमारा KCl के बारे में, जिसका हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा KCl, जिसका मोलिकुलर वेट होता है हमारा 74.56 ग्राम पर मोल। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हमारा मेनली यूज होता है, और हमारा ORS के अंदर भी हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है, दोनों ही बेटा जी अल्कोहल के अंदर हमारे इंसोल्यूबल रहते हैं,
सोल्यूबल रहता है वाटर के अंदर और मोर सोल्यूबल रहता है हमारे हॉट वाटर के अंदर। ठीक है जी, हमारा क्या पोटेशियम डिफिशियंसी में, हमारा माइस्थीमिया ग्रेविस में इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हमारा बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा क्या रहता है कि हमारा जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेशन करने के लिए, कैल्शियम लेवल जब कैल्शियम डिफिशियंसी हमें हो जाती है तो इन दैट कंडीशन हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग करता है बेसिकली। और कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो मोलिकुलर मास रहता है वो हमारा 430 रहता है एनहाइड्रस फॉर्म का, और हाइड्रस फॉर्म का 448 ग्राम पर मोल रहता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे ORS के बारे में, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट के बारे में। तो ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट जिसको WHO भी रिकमेंड करता है एज पर WHO गाइडलाइन, हम हमारे ORS को बेसिकली प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा ORS है बेटा जी, तो यहाँ पर हमारा आप लोग कंप्लीट देखोगे और ये क्वेश्चन आप लोगों को 7 मार्क्स में शायद इस साल आप लोगों को आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत सारे काफी सारे ऐसे हमारे बेबीज रहते थे जिनकी डायरिया की वजह से डेथ हो जाती थी, है ना, और उनके बॉडी में क्या है वाटर लेवल इतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता था। बट अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन ORS विद जिंक हमारा क्या है, अगर जो हम इन दोनों को एक साथ में देते हैं तो हमारा बेसिकली क्या है जो ORS है वो क्या है, जो फ्लूइड की बॉडी को जरूरत है उसको बेसिकली मेंटेन करने का काम करता है। वहीं पर ही जो जिंक है वो क्या काम करता है बेसिकली, जो डायरिया है उसके जो बार बार एपिसोड्स आ रहे हैं, बार बार एपिसोड्स का मतलब है कि हमें बार बार जाना पड़ रहा है वॉशरूम में, बार बार जाना पड़ रहा है, तो अभी जैसे हमें हर 10 मिनट बाद जाना पड़ रहा है तो जो जिंक है वो वहां पर क्या काम करेगा, उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा और बढ़ा देगा, आधे घंटे बाद जाना पड़ रहा है, 1 घंटे बाद जाना पड़ रहा है, इस तरीके से। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी, जो हमारा जिंक है वो रिड्यूस कर देता है लेंथ, और जो हमारा क्या है सर्विटी है, हमारे जो एपिसोड्स हो रहे हैं, जो शॉर्टनेस हो रहे टाइम ऑफ दी, ये सारी की सारी चीजें हमारा जिंक यही करता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अगर जो हम लोग ORS के बारे में बात करें तो ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ग्लूकोज एंड हाइड्रस को हम लोग 13.5 ग्राम इन 1 लीटर हम लोग लेते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारा 2.6 ग्राम फॉर 1 लीटर, और हमारा ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट हमारा 2.9 ग्राम फॉर 1 लीटर, एंड हमारा पोटेशियम क्लोराइड हमारा 1.5 ग्राम फॉर 1 लीटर। हमारा मेनली ये 4 केमिकल्स हम लोग लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ORS अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करें कि हमारे ORS की पैकेजिंग कैसे होते हैं बेटा जी, ORS की पैकेजिंग 3 लेयर में होती है हमारी, एक इनर लेयर रहती है, एक मिडिल और एक आउटर। इनर लेयर हमारी किसकी बनी रहती है, हमारी पॉलीथीन की बनी रहती है। जो मिडिल लेयर है हमारी वो बेसिकली किसकी बनी रहती है बेटा जी, हमारी एल्यूमिनियम की, और जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी रहती है, पॉलीएस्टर की। क्योंकि जो हमारा ORS है वो क्या है, एयर के कांटेक्ट में आने से जो एयर में हमारा जो मॉइस्चर जो नमी रहती है उसको सोख लेता है। ठीक है जी, चलिएगा अगर जो हम लोग बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की, तो हमारा क्या है रूम टेम्परेचर पर स्टोर रहता है, कोई भी हमें फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये आप लोगों को बात याद रखनी है, इफ ORS का पैकेट आपने ओपन किया और उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो विद इन 24 आवर्स उसको यूज कर दे, अदरवाइज उसको फेंक दे, उसके बाद में उसको यूज मत कीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर जो ORS का पैकेट ओपन हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इसको बाद में यूज करूंगा, तो उसको अच्छे से फोल्ड करके रैप करके तब रखें, अदरवाइज उसके अंदर इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे ORS के कुछ इमेजेस है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और यही हमारे क्या है बेटा जी, पहली और दूसरी यूनिट के कंप्लीट जो हमारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं वो कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों को इन दोनों यूनिट के क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और हमारे 40+ नंबर की सीरीज को, जिसको हमने बिल्कुल पहली बार स्टार्ट किया है आप सभी लोगों के लिए, और जिसमें हम लोगों ने सुबह इनऑर्गेनिक की 40 नंबर की सीरीज का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, और अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करके हमारा आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफाया कर देंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा इन 2 लेक्चरों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो चीजें बताई हुई हैं वो, और जो प्रैक्टिस के तौर पर मॉडल पेपर दिए हुए हैं ये 3 चीजें जो बच्चा कर लेगा अभी विद इन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, मॉडल पेपर आपको खुद की प्रैक्टिस के तौर पर यूज करने हैं, और मैं यहाँ पर 40+ नंबर का जिससे आप पास हो जाएंगे वो 2 क्लासेस में आपको सुबह बता चुका, और दूसरी क्लास हमारी ये है। तो इन 3 पोर्शंस को जो बच्चा कर लेगा वो अपना इनऑर्गेनिक पर एक पेपर और एक पेन लो, और उस पर इनऑर्गेनिक लिख करके लिख देना मैं पास हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगी, मतलब कि इनऑर्गेनिक की टेंशन खत्म। कल हम आपकी एनालिसिस की टेंशन खत्म करा देंगे,
परसों फार्मास्यूटिक्स की, नेक्स्ट डे HAP की। यानी कि अब हम लोग अगले 4 दिन में इतना पढ़ लेने वाले हैं कि जो बच्चा अभी तक सही से जो मैं बोलता जा रहा हूं वैसा करता हुआ आ रहा है, तो वो अगले 4 दिन में यानी कि 4 तारीख तक वो अपनी एक जो पेपर बनाया है उस पर वो ये लिख देगा कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाऊंगा और हो जाऊंगी। अब पास होने के बाद में मैंने आपको दूसरा स्टेप क्या बताया था कि पहला स्टेप होता है पास होना, दूसरा स्टेप होता है टॉपरों की लिस्ट में आना। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट 4 to 5 डेज उसी के रिगार्डिंग चीजों को करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से टॉपरों की लिस्ट में आ सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास में कहीं ना कहीं अब कम से कम 7 से 8 दिन नया टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और ऐड हो गए। तो अभी तक हम लोग सोचे थे कि हम पास कैसे हों, बट अब हम लोग टॉपरों की लिस्ट में भी जा सकते हैं जो हमें ये टाइम मिला है ना। अभी मैं टॉपर बनने वाली बात नहीं कर रहा हूं, अभी जस्ट मैं इतनी बात कर रहा हूं कि अभी हम टॉपरों की लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। जी हाँ, ठीक है जी। तो जल्दी से फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन देंगे, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। और फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बेटा जी जोश दिखा दीजिए अपना चैट सेशन में फटाक से, आर यू रेडी। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा जी, ओके। अब यहां पर देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है जो इंपोर्टेंट की सीरीज में हमारा है, वो है एंटा एसिड। अब देखिए आखिर एंटा एसिड हमारे होते क्या हैं, सबसे पहले तो यही सोचने वाली बात है। बड़े ही सिंपल और सरल ये हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा, जब उसका वाइवा होगा, जो बाहर से एग्जामिनर आता है वो भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बोलूं तो एंटा एसिड क्या होता है, जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, यानी कि क्या जो HCl है उसका सिक्रेशन बढ़ जाए, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाए, तो इन दैट कंडीशन हम हमारे क्या करते हैं, उस डिसीज को ठीक करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, बाहर से हमारे बेसिक ड्रग्स देते हैं। बेसिक मतलब क्या, जो एल्कलाइन इन नेचर की रहती है ना। अब जब स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उस कंडीशन को, उस बीमारी को, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं बेटे हम लोग हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। क्या बोलते हैं, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। और हाइपर क्लोरोहाइड्रिया को ही ठीक करने के लिए जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है उन्हीं को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एंटा एसिड्स बोला जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एंटा एसिड्स बोला जाता है। यानी कि एंटा एसिड हमारी बेसिक इन नेचर प्रिपरेशन रहती है, और जो एसिड के प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाता है उसको क्या है, नॉर्मल लेवल तक लाने का कार्य करती है। ठीक है जी। तो एंटा एसिड क्या होता है बेटा जी, हमारे एंटा एसिड क्या होता है, हमारी ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि एल्कलाइन इन नेचर होती है, और जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारा जो एजेंट्स का यूज किया जाता है उन्हीं को एंटा एसिड बोलते हैं। अब जब एसिड का प्रोडक्शन क्यों जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो हमारे एंटा एसिड रहते हैं वो क्या न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को, और हमारे क्या ओवर द काउंटर मेडिसिन रहती है हमारी। ओवर द काउंटर मेडिसिन कौन सी रहती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन वो रहती है जो बेसिकली क्या बेटा जी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दी जाए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, यानी कि जिनको लेने के लिए हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी हमारी प्रिपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी OTC ड्रग बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है। तो अब जैसे हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनो का। अब आपको अगर जो इनो लेने जाना है, आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो क्या मेडिकल स्टोर वाले आपसे ये बोलेंगे कि भाई पहले एक डॉक्टर से लिखवा करके लेके आ गया तभी मैं तुझे इनो दे सकता हूं, क्या ऐसा बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। वो आपको डायरेक्टली ऐसे ही इनो दे देंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन के। आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, बोलिए भैया पैरासीटामोल चाहिए, तो वो आपको ये बोलेंगे क्या पहले डॉक्टर से लिखवा करके लेकर के आओ, नहीं, आपको वो ऐसे डायरेक्टली पैरासीटामोल दे देंगे। हाँ, हमारी सेडेटिव हिप्नोटिक जो मेडिसिन रहती है, एंटीबायोटिक्स रहती है, ये हमारी क्या है, ऐसी मेडिकेशंस है जिनको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दिया जा सकता।
बट इंडिया है, हर प्रकार की मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आ रही बात समझ में? चलिएगा जी, आगे मूव करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली एंटी एसिड का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारे एंटी एसिड की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एसिड। एंटी एसिड की आइडियल प्रॉपर्टीज बेटा जी बड़ी ही सिंपल सी रहती है हमारी, जो आपको 4 से 5 याद रखने। सबसे पहले क्या कि हमारा जो एंटी एसिड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे। दूसरा हमारा क्या है, वो सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं करेंगे, इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, है ना। उनको लेने के बाद में कैथार्टिक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लग्जेटिव या परगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए उनका। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा जी, हमारी एक अच्छे एंटी एसिड की प्रॉपर्टीज होती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं बेटा जी, एक अच्छे एंटी एसिड क्या गए कि हमारा क्या वाटर इनसोल्यूबल होने चाहिए, साथ ही साथ उनका पार्टिकल साइज फाइन होना चाहिए, साथ ही साथ बात की जाए तो वो इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी इजीली एब्जॉर्बेबल। आगे बात की जाए तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करने चाहिए। बात की जाए तो हमें लग्जेटिव की तरह इफेक्ट नहीं शो करना चाहिए। आगे बात की जाए तो रैपिड इफेक्ट इनका शो होना चाहिए। आगे बात की जाए तो बेटा जी क्या हमारा सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करने चाहिए। बात की जाए हमारा पेप्सिन को इनहिबिट करने चाहिए, हमारे ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। तो ये हमारी क्या बेटा जी कुछ सिंपल सी आइडियल प्रॉपर्टीज है हमारी एंटी एसिड की, और इजीली अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इनके लिए दर 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 भटकना पड़े। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या बेटा जी सिंपल सी आइडियल प्रॉपर्टीज है एंटी एसिड की, जहां से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। हमारा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर जो बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एसिड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म, तो 2 तरीके के एंटी एसिड होते हैं। तो एक होता है सिस्टमिक एंटी एसिड और दूसरा होता है बेटा जी हमारा क्या नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। अगर जो मैं बात करूं सिंपल और सरल भाषा में, सिस्टमिक एंटी एसिड वो एंटी एसिड है जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। वाटर इनसोल्यूबल होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, इजीली एब्जॉर्ब होगा। सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं करना चाहिए, सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज करेगा। तो जो भी आइडियल प्रॉपर्टीज है उसका सबका विपरीत कार्य करेगा सिस्टमिक एंटी एसिड। नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड जो कंप्लीटली आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एसिड को फॉलो करता है ना, पुअरली एब्जॉर्बेबल रहेगा हमारा ये, है ना, वाटर इनसोल्यूबल रहेगा हमारा ये, रैपिड एक्शन शो करेगा, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं करेगा। अब हमारे सिस्टमिक एंटी एसिड का एग्जांपल कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड का एग्जांपल होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते बेटा जी यहीं पर हम लोग आगे की तरफ मूव करते करते कि जो सिस्टमिक होते हैं हमने आपको बता दिया, नॉन सिस्टमिक क्या होते हैं हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर क्या है, नॉन सिस्टमिक के अंदर हमारे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटी एसिड, क्योंकि बहुत सारे होते हैं नॉन सिस्टमिक के अंदर, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फोस्फेट, बाई एल्यूमिनियम कार्बोनेट डीऑक्सी, एल्यूमिनियम अमोनियम एसिडेट, हमारे मैग्नीशियम कंटेनिंग कैल्शियम कंटेनिंग एंटी एसिड रहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट हमारा मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड रहेंगे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम फोस्फेट। ये हमारे अलग अलग एंटी एसिड्स रहते हैं, बट मेनली हमारा क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर जो हम लोग बात करें कि हमारे एंटी एसिड को कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि 2 एंटी एसिड को एक साथ में यूज किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड यानी कि कॉम्बिनेशन में एंटी एसिड को क्यों यूज किया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। देखिएगा, कोई भी सिंगल एंटी एसिड ऐसा नहीं होता है, एंटी एसिड ऐसा नहीं होता है जो कंप्लीट आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, जो कंप्लीट आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी सिंगल एंटी एसिड ऐसा नहीं है कि जो सभी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको क्या बताया था कि हमारा क्या कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करना चाहिए। अब क्या होगा कि मैंने A प्लस बी एंटी एसिड एक साथ में लिया, ठीक है जी। अब A एंटी एसिड क्या करता है, जल्दी काम करता है, रैपिड तो एक्शन शो करता है, पर ये साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन भी करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, है ना, कब्ज भी कोज करता है। बट अगर जो मैं इसके कॉम्बिनेशन में B को लेता हूं तो B कॉन्स्टिपेशन होने से रोकता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हमारे एंटी एसिड को बेसिकली बेटा जी हमारे क्या है कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कम से कम बेटा जी 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे अगर जो आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा। वैसे ऐसा कुछ भी यहां पर घबराने वाली बात नहीं है। पता लग गया कि हम लोग एंटी एसिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे कि कौन से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हमारा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और एंटी एसिड मिक्सचर हमारा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो हमारे क्या कॉम्बिनेशन है बेटा जी किसके, हमारे एंटी एसिड के।
ठीक है, चलिएगा आगे की तरफ बात करते हैं। तो हमारा ये प्रिपरेशन और हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। ओके, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में, हेमेटेनिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारे हेमेटेनिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारा हेमेटेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर जो हेमेटेनिक्स के बारे में बात की जाए तो बेटा जी जो हमारी ब्लड सेल्स रहती हैं, वहां पर जब हमें कोई हमारा इफेक्ट देखने को मिलता है, बेसिकली वहां पर हमारा हेमेटेनिक्स का रोल आता है। ठीक है जी, वहां पर अब देखिए जैसे हमारा एक्सिपिएंट्स है कफ के लिए, एमेटिक्स है हमारे वोमिटिंग कोज कराने के लिए। अब हेमेटेनिक्स क्या होते हैं हमारे, कि हेमेटेनिक्स इज अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्लड सेल इन द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। हमारा कि हेमेटोपोइसिस की कंडीशन में जो हमारी ब्लड सेल्स है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फॉर्मुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसका उतना फॉर्मुलेशन हो पाए वहां पर हमारी हेल्प करते हैं कौन, हमारे हेमेटेनिक्स, है ना। हम तो हेमेटोपोइसिस हमारी कंडीशन है, तो जो मेन हेमेटेनिक्स रहता है वो हमारा क्या रहता है, आयरन रहता है। जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है तो वहां पर हमें आयरन की आवश्यकता पड़ती है ना। B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो B12, है ना। फोलेट्स हमारे डिफिशियंसी इन द हेमेटेनिक्स कैन लीड टू अनीमिया। अगर जो हेमेटेनिक्स में डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे वो क्या करते हैं बेटा जी, अनीमिया को कोज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया आपको, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करते हैं तो केस ऑफ द हेमेटेनिक्स डिफिशियंसी, हेमेटेनिक्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज मेडिकेशन और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। हमारा बेसिकली तो हमारा क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा हेमेटिक हमारा डिफिशियंसी हो जाती है, तो इन दैट कंडीशन हम लोग हेमेटेनिक्स नामक हमारी मेडिकेशंस का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन कंटेंट हमारे ब्लड के अंदर, जिसके कारण जो हमारी ब्लड नामक जो हमारी ब्लड के अंदर जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो बेसिकली हमारी ट्रीट होती है। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा प्रिपरेशंस की बात कीजिए तो आयरन डेक्सट्रिन हमारा यहाँ पर रहेगा, IVIM के थ्रू दिया जाता है ना। आयरन सॉर्बिटल हमारा या फिर सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स हमारा रहेगा, हम लोग IM के रूट के थ्रू इंट्रामस्कुलर देते हैं हम इसको, है ना। फेरस सल्फेट हमारा रहेगा जिसको हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो हमारी अलग अलग प्रिपरेशंस रहेगी। अब हमारे क्या है, हेमेटेनिक्स के अंदर जो दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं फेरस सल्फेट का, और आप लोग इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी, हेमेटेनिक्स है जो हमारा 4th यूनिट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे हमारा अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में। देखिए अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में बात की जाए तो बेटा जी जो हमारा अल्फा रेज होती है बेसिकली हमारा क्या रहता है, जो इनका पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इस वजह से जो इनकी पेनिट्रेशन पावर रहती है बहुत ज्यादा लो होती है। चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं और नेगेटिव शील्ड की तरफ हमारे ये क्या है, डाइवर्ट होते हैं। बात की जाए तो हमारा रेडियो एक्टिव हमारा क्या है, बेसिकली यहाँ पर लार्ज रहती है। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड स्लो रहती है, क्योंकि देखिए एक मोटा ताजा आदमी है, जैसे मैं बात करूँ कि हमारा जो एलिफेंट है एंड जो हमारा टाइगर है, दोनों में कौन तेज भागेगा, तो ऑब्वियसली एलिफेंट स्लो भागेगा बिकॉज उसका साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है जी, आयनाइजेशन इफेक्ट की बात करें तो आयनाइजेशन इफेक्ट हमारे अल्फा रेज का हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वही बीटा रेज के बारे में बात करें तो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, यानी कि हमारे नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे, पॉजिटिव शील्ड की तरफ हमारे डाइवर्ट होते हैं हमारे। उसमें इनका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा रहता है, लगभग 800 गुना छोटा रहता है, 800 से 8000 गुना छोटा रहता है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में। पेनिट्रेशन पावर इनकी हाई रहती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। जो बीटा पार्टिकल्स है उनकी पेनिट्रेशन पावर 100 गुना ज़्यादा रहती है, और जो ये जो स्पीड रहती है बेसिकली बीटा पार्टिकल्स की फास्ट रहती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आयनाइजेशन इफेक्ट के बारे में तो बीटा पार्टिकल्स का आयनाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, वीक होता है। बात की जाए गामा पार्टिकल्स के बारे में तो गामा पार्टिकल हमारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि हमारी क्या है, वेव लाइक ट्रेवल करते हैं। और गामा पार्टिकल्स की बात की तो उनकी पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल्स से 100 गुना ज्यादा होती है, तो ओवरऑल 10,000 गुना ज्यादा हो जाती है अल्फा पार्टिकल्स से गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर। अगर जो बात की जाए गामा पार्टिकल्स की तो कोई चार्ज कंटेन नहीं करते गामा पार्टिकल्स, क्योंकि कि आप जब देखोगे तो जब हमारा रेडिएशन रहता है तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अपना है जहाँ से रेडिएशन हमारा बाहर आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स हमारे नेगेटिव शील्ड की तरफ डाइवर्ट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिव शील्ड की तरफ डाइवर्ट होते हैं, और गामा पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं जी, गामा पार्टिकल्स हमारे सीधे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज गामा पार्टिकल्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा जो स्पीड होती है गामा पार्टिकल्स की वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, एक बार फटाक से चैट सेशन बताइएगा। और अगर जो आयोनाइजेशन की बात करें तो हमारा क्या होता है, गामा पार्टिकल का आयोनाइजेशन बेहद ही ज्यादा वीक होता है प्यारे बच्चों।
आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग और आगे मूव करते हैं, हमारे कुछ डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अंदर। जैसे हम लोग बात करेंगे गैस फील्ड डिटेक्टर के बारे में। गैस फील्ड डिटेक्टर के अंदर हमारा सबसे पहले आता है आयोनाइजेशन चैम्बर, है ना, हमारा क्या जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर। अब आयोनाइजेशन चैम्बर आप लोग अगर जो यहाँ पर देखोगे तो हमारा क्या एक रेडियो एक्टिव सोर्स लगा हुआ है जिससे हमारी क्या रेडिएशन यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर हमारा क्या एक चैम्बर बना हुआ है, ठीक है जी, एक ये चैम्बर बना हुआ है, गैस चैम्बर बना हुआ है, जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा एक पॉजिटिव शील्ड है, एक नेगेटिव शील्ड है। अब जो पॉजिटिव रेडिएशन रहेगा वो नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट होगा, नीचे की तरफ देख रहे होगे आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यहाँ से हमारा एक क्या है चार्ज जो कि हमारा एक एम्पलीफायर कैरी कर रहा है कि कितना चार्ज बेसिकली यहाँ पर हमारा जनरेट हो रहा है। तो यही सब कुछ हमारा क्या है बेटा जी, हमारा बेसिकली आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर होता है। और एक किसका पार्ट है हमारा, एक गैस फील्ड डिटेक्टर का। आप गैस फील्ड डिटेक्टर क्यों, क्योंकि जो हमारा ये व्हाइट वाला चैम्बर आपको दिख रहा है इसके अंदर हमारी गैस ही फिल होती है। ठीक है जी। आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में, तो प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में बात की जाए तो बेटा जी थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। प्रोपोर्शनल काउंटर में हमारा क्या रहेगा, एक इनलेट रहेगा जहां से हमारा क्या है गैस बेसिकली एंटर करेगी, और एक हमारा क्या है आउटलेट रहेगा जहां से गैस हमारी बाहर की तरफ आएगी। ये क्या है, जो ये जो साइड वाली शील्ड है यहाँ पर, ये हमारी क्या रहेगी बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा ये कैथोड रहेगा, और जो ये सेंटर वाली शील्ड है ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी, एनोड रहेगा। पार्टिकल्स हमारे जो नेगेटिवली रहेंगे पॉजिटिवली रहेंगे वो उनके अकॉर्डिंग डाइवर्ट होंगे, और यहाँ पर हमारा क्या है सिंपल सा हमारा रेडिएशन को डिटेक्ट करके और हमारा कितना बेसिकली यहाँ पर चीजें कैसे चार्ज जनरेट हो रहा है वो यहाँ से हमारा डिटेक्ट होता है। तो रीड आउट इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती है, हमारे प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर आती है। बट सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना और सबसे एक्यूरेट रिजल्ट बताने वाला हमारा जीएम काउंटर यानी कि गीगर मूलर काउंटर मेथड हमारा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बस क्या है कि ये पुराने टाइम का है, 1928 के टाइम का है हमारा। और गीगर और मूलर दो हमारे बेसिकली यहाँ पर साइंटिस्ट थे, एक गीगर सर थे, दूसरे मूलर सर थे, जो जर्मनी के थे, जिन्होंने 1928 में बेसिकली इसको डेवलप किया था। सबसे ज्यादा हमारा अगर जो देखा जाए एनी हाई गेन एम्पलीफायर एंड कैन डिटेक्ट अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इजीली, एक तो इजीली डिटेक्ट कर सकता है, दूसरा सबसे ओल्डेस्ट रेडिएशन डिटेक्टर है हमारा ये, लो कॉस्ट रहता है, सिंपलिसिटी है, और हमारा क्या है एक्यूरेट रिजल्ट हमें यहां से देखने को मिलता है। तो गीगर मूलर को इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर क्यों नहीं यूज किया था, क्योंकि आपने देखो पुरानी मशीन, जैसे आपने देखो पुराने टाइम का कंप्यूटर्स पूरे एक कमरे में भरा रहता था, एक कंप्यूटर। अब क्या है कि फिर उसको एक टेबल पर लाया गया और अब लैपटॉप आ गया है ना, और अब तो मिनी मैक आ गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कि टैब बना लो, कीबोर्ड अलग कर लो, सब चीजें तो मॉडिफिकेशंस आते गए, बट ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट उसको कोई भी नहीं बीट कर पाया। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, ये हमारा क्या है जो पैनल है जो हमने सबसे पहले लिया था, अब से 2022 में सितंबर में हमने इस पैनल को लिया था। फिर हम लोगों ने 2023 में मार्च में आते आते एक और स्टूडियो सेटअप स्टार्ट किया। अब उतने ही टाइम में ये हमारा क्या था कि 8 वर्जन था, उतने ही टाइम में 6 से 7 महीनों के टाइम पीरियड में ही जो हमारा वर्जन था वो कौन सा आ चुका था, 11 आ चुका था। बट इस वाले पैनल की और उस 11 वाले वर्जन के पैनल का अगर जो मैं कंपैरिजन करूं तो इस पैनल पर मैं खड़ा होकर के पूरा 24 घंटे भी शूटिंग कर सकता हूं, ये कुछ नहीं करेगा। और वो अगर जो मैं उस पर 6 घंटे भी वर्क कर लूं तो वो बेचारा क्या बोलेगा कि भैया हमें पहले थोड़ा सा रेस्ट दो वरना वो हैंग करने लगेगा। और जब हमने कंपनी को रेज करी तो उन्होंने बोला कि सर चीजें मॉडिफाई हुई हैं, बट ओल्ड इज गोल्ड वाज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, एंड कंपनीज का ओल्ड इज गोल्ड हमेशा बेस्ट रहता है। ये बात आप लोगों को 101% पता होगा। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, अलग अलग डिटेक्टर्स है जो हमारे एग्जाम में गीगर मूलर काउंटर तो बार बार पूछ लिया भी जाता है। अगर जो हम लोग बात करें हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में, कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की हैंडलिंग किस प्रकार से की जाती है, कैसे उनका स्टोरेज किया जाता है, तो देखिएगा बड़ा ही सिंपल सा हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बेटा जी। अगर जो हम लोग बात करें तो देखिएगा, अगर जो मैं हैंडलिंग की बात करूं तो देखिएगा कि ग्रेटर केयर मस्ट बी टेकन इन द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल सो एज दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। देखिए रेडिएशन, अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि युद्ध का माहौल बना हुआ है ना, काफी सारे देश इसमें टूटेंगे, काफी सारे देश इसमें आएंगे। तो क्या है कि परमाणु हमले की भी बात हो रही है, ठीक है जी। अब वो क्यों हो रही है, वहां पर वो क्या है, रेडिएशन ही तो है ना।
क्योंकि रेडिएशन क्या करता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो हम लोगों को जो हमारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनको इस प्रकार से स्टोर करके रखना पड़ता है ना, हमारा बेसिकली कि उससे कोई भी पीपल को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना देखने को मिले, है ना। यहाँ पर अगर जो बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि रोबोट 2.0 मूवी थी, रोबोट 2.0 मूवी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां पर रेडिएशन के बारे में ही तो बात हो रही है। जो हमारे ये टावर्स लगे हुए हैं ये सब क्या करते हैं, रेडिएशन ही तो फैला रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग देखेंगे तो क्या है, द रेडियो एक्टिव मटेरियल आर स्टोर्ड इन द रिमोट एरियाज। अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनको कहाँ है, रिमोट एरियाज में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों, ताकि कि पीपल उनके कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, उनको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट देखने को ना मिले। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें जो हमारा अल्फा और बीटा इमिटर्स रहते हैं उनको हम लोग क्या बेटा जी हमारे मोटे ग्लास के कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। वहीं पर जो हमारे गामा पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग लेड के कंटेनर के अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अगर जो आप लोग यहाँ पर आएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक डायग्राम, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारा आयोडीन 131 होता है ये बीटा और गामा दोनों इमिटर होता है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आयोडीन 131 है पहले इसको क्या है बेटा जी हमारे मोटे ग्लास के चैम्बर के अंदर स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद में इसको एक लेड के कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। क्योंकि बीटा पार्टिकल्स को तो हमारा ये ग्लास चैम्बर ही रोक देगा, बट जो गामा पार्टिकल्स है उनको ये लेड चैम्बर रोकेगा। डेट्स वाई हम लोगों ने ये बेसिकली डबल प्रोटेक्शन यहाँ पर करी, क्योंकि भाई क्या है वो बोलता है ना कि रिस्क नहीं लेने का है। ओके, अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप से भी क्वेश्चन आया था बेटा जी। तो साइंटिफिक रिसर्च, एनालिटिकल डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक यूज के लिए हमारा बेसिकली यूज किया जाता है। रेडियो आइसोटोप इन डायग्नोस में हमारे कैसे काम आता है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर हमारा साइनो कोबैलियन हमारा है, इसको हम लोग यूज करते हैं हमारा क्या ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए। अगर जो हम लोग बात करें फेरस सिट्रेट के लिए तो हमारा किसके लिए, इंजेक्शन फाइंड हिमोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे जो रहते हैं। कोलोइडल गोल्ड के बारे में बात करें तो हमारा क्या रहता है बेटा, जिसको यूज किया जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन इन द लीवर के अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेशन है उसकी स्टडी करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग हमारे क्या है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है जिनको किसी चीज की किसी ना किसी बीमारी के डायग्नोज के लिए यूज किया जाता है। थेरेपी के लिए जैसे हमारा बोरोन 10 है, बोरोन 10 को हम लोग यूज करते हैं हमारे ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। फोस्फोरस 32 है, उसको हम लोग यूज करते हैं आरबीसी का जो एक्सिस प्रोडक्शन हो रहा है वो बोन मैरो के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। अगर हम लोग बात करें हमारा लेड 212 को हम क्यों यूज करते हैं बेटा, बेसिकली ताकि हम लोग क्या है मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है किसके लिए, जो हमारा कैंसर ट्रीटमेंट है उसके साथ में अटैचमेंट किया जा सके। तो ये हमारे अलग अलग हमारे रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर जो हम लोग बात करते हैं कि हमारा रिसर्च के अंदर और हमारे स्टेरिलाइजेशन के बारे में, तो हमारा एक्सीलेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिकल स्टडी कैन बी कैरिड आउट विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज ट्रैकर्स। हमारे जनरली कार्बन 14 एंड टाइटेनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज। रिसर्च के अंदर हमारा जनरली कौन सा, टाइटेनियम और कार्बन 14 का हमारा मेनली यूज किया जाता है। अगर जो हम लोग स्टेरिलाइजेशन के बारे में बात करें तो हमारा क्या स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी क्या है कि जब हम किसी का ऑपरेशन करते हैं, हम नहीं मतलब कि डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करते हैं तो आईसीयू में क्या होता है कि जो सीजर रहती है या फिर कोई भी क्लिप है फिर कुछ भी XYZ सब कुछ स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेराइल क्यों किया जाता है, बिकॉज स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को स्टेरिलाइज कर लिया तो इस पेन के ऊपर अब एक भी बैक्टीरिया नहीं बचेगा। बैक्टीरिया तो छोड़ो, इसके ऊपर बैक्टीरिया की डेड बॉडी भी नहीं बचेगी। इसी वजह से एक लाइन में बोला जाता है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज यहाँ पर आ जाती है हमारी क्या है, यहाँ पर बेटा बेसिकली देखा जाए तो लाइक विटामिन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स कैन बी सेफली स्टेरिलाइज्ड बाय स्टोर रेडिएशन सोर्सेज, जैसे कि हमारा कोबाल्ट 60 यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी मैं आपको बता रहा था उनको स्टेराइल करने के लिए हमारे कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग शॉर्टली इस डायग्राम इस चार्ट के थ्रू क्विकली याद करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक टेबल चार्ट भी इनबिल्ड किया हुआ है। तो यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, बड़ा ही सिंपल सा कंप्लीट आप लोगों का 2025 के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने सुबह और अब की क्लास में बताया है, इन दोनों ही क्लासेस का अगर जो आप पूरा का पूरा मर्ज कर दोगे और आप इतना पढ़ लोगे तो आपका 40+ नंबर का फाइनल एग्जाम में यहीं से आने वाला है। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो अब आप लोगों को देखिए,
ये टाइम वो नहीं है कि जहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझाई जा सके। आप लोगों को अगर जो चीज़ों को समझना है तो आप आइए पहले दिन से सेमेस्टर में, और फिर आप हमें बताइएगा कि हमने आपको बेसिकली समझा पाए या नहीं समझा पाए। परंतु अभी इसी तरीके से हमें पढ़ना होगा, और आप इस क्योंकि कि अभी 2x पर मैं पढ़ाऊंगा, आप 2x पर लेक्चर को करके देखोगे 4x स्पीड हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। तो ये आप लोगों का सिंपल सा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हमने आज आप लोगों को बता दिया। अच्छा, स्पीड कैसी लगी? स्पीड अच्छी लगी या नहीं लगी? यस और नो? और दूसरी चीज ये कि जान करके खुशी हो रही है कि हाँ मैं 40 नंबर का तो कर लूंगा, कर लूंगी? यस और नो बेटा जी, जल्दी से बताएंगे। सर आप स्पीड में बता रहे थे फिर भी समझ में आ रहा था। हाँ देखिए, डीप नहीं था बट समझ में आ रहा था, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ देखिए, ये देखिए अब एक्चुअली में बात क्या है कि अब हम ये नहीं लेकर बैठ सकते कि आज एक टॉपिक पढ़ाए कल एक टॉपिक पढ़ाए, इतना समय नहीं है भैया। ठीक है, और मुझे वो ब्लेम बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आपकी वजह से फेल हुआ हूं मैं, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करके मैं कोर्स में आया था। ठीक है ठीक है जी, वो ब्लेम मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए, तो अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी भाई, और कल सुबह हम लोग 8:30 बजे आपसे मिलेंगे। कल सुबह 8:30 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे, और कल हम लोग क्या है, हमारी पहली दूसरी और तीसरी यूनिट एनालिसिस का कल सुबह की क्लास में ख़त्म करेंगे, और शाम की क्लास में चौथी और पांचवी यूनिट और 40+ नंबर एनालिसिस के भी कल कन्फर्म। ठीक है ओके जी, चलिएगा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और अच्छा एक बात बताओ मुझे कि जैसे आप लोगों ने पेन किलर बैच ज्वाइन किया, अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया पेन किलर बैच, राइट, ज्वाइन किया पेन किलर बैच, तो पेन किलर बैच में ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को खुशी हुई या दुख हुआ? वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच बेटा जी। मतलब कि इज द थिंग इज सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने 299 रुपए दिए हैं तो ठीक है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं कि हाँ 299 रुपए में अच्छा कंटेंट मिल रहा है। कैसा लग रहा है? मतलब कंटेंट पूरा चेक किया हो या नहीं कि बस ज्वाइन कर लिया और अब बैठ गए कि हाँ बस अब तो यही कराएंगे? कंटेंट चेक किया पूरा का पूरा, क्या मिला हुआ है कोर्स के अंदर? अगर नहीं, क्योंकि जैसे आप लोगों के हालात है उसके अनुसार तो मुझे लगता नहीं है कि तुमने चेक किया होगा, पर बाकी तुम्हारे ऊपर विश्वास है मुझे, तुम सही बोलोगे। एक्सीलेंट सर, अच्छा लग रहा है। सेकंड सेमेस्टर का मास्टर कोर्स भी ले लिया है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सेटिस्फाइड सर, ओके, यस सर, अच्छा लग रहा है। एग्जाम खत्म होते ही सेकंड सेमेस्टर बाय कर लूंगी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अच्छा लग रहा है, गुड कंटेंट। फिर तो ठीक, फिर तो ठीक है भाई, है ना भाई? देखो आप खुश हो तो फिर तो और क्या चाहिए। ठीक है, चलेगा, हैप्पी सर, ओके ओके। और देखो प्यारे बच्चों, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि देखो पेन किलर बैच में अभी तक हजारों स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, और डेली लाइव में अप्रोक्सीमेटली 750 850 बच्चे इस तरीके से लाइव में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पीछे मत हटो, जल्दी से आ जाओ पेन किलर बैच में, क्योंकि कि इस तरीके से धमाकेदार चीजें पहले से ही पेन किलर बैच में प्रोवाइड हो रही है, पहले से पहले ही प्रोवाइड कराई जा रही है। यूट्यूब पर वो चीजें सारी की सारी हम नहीं प्रोवाइड करा सकते जो ऐप पर दे सकते हैं, क्योंकि ऐप हमारे अकॉर्डिंग चलता है, यूट्यूब के अकॉर्डिंग चलता है। तो जल्दी से आ जाओ और पेन किलर बैच में ज्वाइन कर लो। 299 रुपये यार कितना होता, कहीं आप बाहर पार्टी करने बैठोगे ना 2000 रुपये उड़ा दे, तो 299 रुपये क्या है? तो जल्दी से आ जाओ, पेन किलर बैच में ज्वाइन कर लो। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके पुनीत भैया आप लोगों के साथ में
लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बच्चा जी, बाय बाय। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और स्टे कनेक्टेड विद बीएसपी फार्मेसी, क्योंकि फार्मा है बहुत आसान, बीएसपी फार्मेसी है बच्चों की जान। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।